नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो छोटे छोटे? वेस्ट बंगाल आसानसोल कब आ रहे हो सर? आयुष कुमार बुर्नवाल जी, बहुत जल्दी आऊंगा। क्या हुआ प्रियांशु शर्मा? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई, मुझे आपको, आज तो फ्राइडे है ना, चलो आज इस वीक की लास्ट क्लास है, खुशी से पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। जी भर के गरियाऊंगा। 36 सवाल तक हम करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 36 तक करेंगे। शुरू करते हैं। बच्चा कह रहा शेर को चीते का नमस्कार। मैं शेर नहीं हूं भाई, मैं जानवर नहीं हूं। हेलो सर जी, सीजीएल के लिए कितने आवर पढ़ना चाहिए? वैसे तो नॉर्मली 10 घंटे पढ़ना चाहिए, पर तुम पूछ रहे हो तो 25 घंटे। दिन में 25 घंटे। कचरा गैंग तैयार है पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज की क्लास का पहला टाइप शादी वाला, आदमी औरत की शादी वाला सवाल है मेरे भाई। वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और बहुत ध्यान से तसल्ली से करेंगे, ठीक है जी। एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का, तो मेरे दोस्तों तसल्ली प्यार से समझ लेना। एक शहर में 40% पुरुष विवाहित हैं और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानते हुए कि कोई भी एक से ज्यादा बार शादी नहीं करता है, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? देखिए सवाल में बोला एक शहर, तो शहर से आगे की दुनिया के बारे में सोचो, यानी कि शहर के लोग आपस में शादी कर रहे हैं। तो एक शहर में 40% पुरुष विवाहित हैं और 25% औरतें जिस जो हैं वो शादीशुदा हैं, और कोई भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर रहा, यानी कि एक आदमी की एक औरत से ही शादी हुई है। तो पूछा कितनी परसेंट जनसंख्या विवाहित है? जनसंख्या किससे बनती है? मैन प्लस वुमेन से मिलकर जनसंख्या बनती है। एक बात बताओ मेरे भाई, मान लीजिए कि शहर में एम पुरुष हैं, एम मैन हैं, और शहर में मेरे प्यारे में डब्लू जो है आपकी वुमेन है, डब्लू महिलाएं हैं। आप बताओ, तो शहर में एक एक आदमी की एक ही बार शादी हो रही है, तो जितने मैरिड मैन होंगे, जितने आदमियों की शादी होगी, उतनी महिलाओं की शादी होगी। भाई अगर 10 दूल्हा बने तो 10 दुल्हन बनेंगी कि नहीं? यानी कि नंबर ऑफ मैरिड मैन और नंबर ऑफ मैरिड वुमेन सेम होना चाहिए। मैंने मान लिया कि शहर में टोटल एम मैन है, तो मैन का 40% मैरिड है, मैन का 40% शादीशुदा है। ठीक बच्चे, आप बोलोगे यस सर। और 25% महिलाएं मैरिड हैं। वुमेन का, महिलाओं की संख्या का 25%, महिलाओं की संख्या का 25% शादीशुदा है। अगर शहर में डब्लू महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या का 25% शादीशुदा है। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ मैरिड मैन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैरिड वुमेन। मैंने बराबर कर दिया, तो ये जो किससे कट गया? 5 से। 5 अट्टे 40, 5 पच्चे 25, तो यहां वुमेन इधर आ जाएगा। तो मैन और वुमेन की संख्याओं का रेशियो आ गया। मैन और वुमेन की संख्याओं का रेशियो आ गया कितना? 5, 8 उधर जाएगा, 5/8, 5/8 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर उस शहर में 5 आदमी हैं तो 8 औरतें। मैं कह सकता हूं उस शहर में अगर 5 आदमी हैं तो 8 औरतें। तो उस शहर में टोटल कितनी जनसंख्या, टोटल कितने लोग रहते हैं? अगर इस शहर में टोटल 5 आदमी हैं और 8 औरतें, तो टोटल लोग होगी जी 5 8 13। सवाल में पूछा है टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट शादीशुदा है, मैरिड है? तो भैया टोटल जो है वो 5 पुरुष हैं, 5 का 40% मैरिड है। 5 का 40% 2 होता है, 5 का 40% होता है 2, यानी कि 2 पुरुष शादीशुदा हैं, तो 2 ही महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। देख लो चाहे, आप देख लो भाई, महिलाएं हैं कितनी? 8।
8 का 25% क्या होता है? 8 का 25% होता है 1/4। 8 का 1/4 यानी कि 2। 2 महिलाएं शादीशुदा हैं। तो शहर में अगर टोटल 13 लोग हैं तो 13 में से 2 आदमी शादीशुदा हैं, 2 पुरुष शादीशुदा, 2 महिलाएं शादीशुदा हैं। तो टोटल मैरिड लोग कितने? 4। 2 मैन और 2 वुमेन, टोटल मैरिड लोग कितने? 4। तो 13 में से 4 लोग आपके मैरिड हैं। परसेंटेज में कितने मैरिड है? परसेंटेज में गुणा 100%। तो आ गया 400/13। तो 13 तिया 39। 39 के बाद 10 बच गया, जीरो दशमलव लगाकर जीरो बढ़ा लेंगे। 13 100 हो गया, 13 अट्ठे 104, यानी कि लगभग 30.8%। तो कुल जनसंख्या का लगभग 30.8% शादीशुदा है। समझ में आ गया? सभी को यह समझ में आ गया बच्चों? मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह समझ में आया होगा। एक ही टाइप है, कर लेंगे। अब यहां से आगे चलते अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ये टाइप नहीं पूरा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज ब्रेक मेथड। इसका नाम है मेरे भाई परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड। ठीक है बच्चे, चलिएगा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा, फिर मैं आपसे इस पे सवाल कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। देखो, जो ये टाइप कराने वाला हूं ये एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन एलिगेशन का मेथड मैं तब बताऊंगा जब हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम परसेंटेज ब्रेक मेथड से इन सवालों को करना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इस मेथड के बारे में पता ही नहीं होता, वो बहुत कैलकुलेटिव, बहुत लेंदी सवाल करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेथड अच्छे से समझ लिया तो आपका बहुत समय बचेगा। और केवल ऐसा नहीं कि ये आप ये परसेंटेज में सीख रहे हो, ये मेथड हम प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, हर जगह ये मेथड इस्तेमाल होगा। तो प्यार से समझना है। एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि एक शहर में मैन भी रहते हैं, वुमेन भी रहते हैं। एक शहर में महिलाएं भी हैं और मैन पुरुष भी हैं, और मैन भी है और फीमेल भी हैं। एक शहर में मैन भी हैं और वुमेन भी हैं। ठीक है जी, क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। एक शहर में आदमी, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। अब मैं ये कहता हूं कि आदमियों की जनसंख्या, मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ गई। मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ गई, मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ गई। और महिलाओं की पॉपुलेशन भी 20% बढ़ गई। क्या मतलब? कि शहर में जितनी महिलाएं पहले थी उससे 20% ज्यादा हो गई महिलाएं। तो शहर में मैन पॉपुलेशन भी 20% बढ़ गई। मान लीजिए एक शहर है, शहर में कुछ आदमी रहते हैं, कुछ औरत, अलग अलग होंगे। मान लीजिए आदमी 1000 है तो औरत 800 है, अलग अलग होंगे। तो शहर में कुछ पुरुष रहते हैं, कुछ महिलाएं रहती हैं। पुरुषों की संख्या 20% बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या भी 20% बढ़ गई। तो शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है मेरे भाई, उस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? मैन प्लस वुमेन। टोटल पॉपुलेशन का मतलब बीच में प्लस आएगा, प्लस, बीच में क्या आएगा? प्लस। परसेंटेज ब्रेक मेथड तभी लगता है जब बीच में प्लस आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उस शहर की टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ेगी? उस शहर की टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिएगा, बताओ। मान लीजिए एक शहर में मेरे प्यारे भाई कुछ पुरुष रहते हैं, कुछ महिलाएं रहती हैं। पुरुषों की संख्या 20% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या 20% बढ़ गई। तो उस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या, वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी? जल्दी से सोच के बताओ भाई। 40%। कितनी बढ़ जाएगी? 40%, है ना? 40% बढ़ जाएगी। सर ये 20 और 20 जोड़ दो, 40% आएगा। जो थोड़े ज्यादा धुरंधर हैं वो 44% बता रहे हैं। कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है। ना 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 ना, 20% ही बढ़ेगी।
एक शहर की मेल आबादी 20% बढ़ी, फीमेल आबादी 20% बढ़ी, तो बीच में आ रहा है प्लस, दोनों बराबर बढ़े, दोनों बराबर बढ़े, तो फीमेल आबादी भी 20% ही बढ़ेगी, टोटल आबादी भी, सॉरी, 20% ही बढ़ेगी, 20 ही। नहीं समझे ना? जब बीच में प्लस आता है तो पहले समझ लीजिए जो 44 बता रहे हैं वो सक्सिव नहीं होता है, सक्सेसिव तब लगता है जब बीच में गुणा होती है। एग्जाम्पल से समझो मेरे भाई, सपोज एक बात बताइए, शहर में पुरुष की आबादी 20% बढ़ी, शहर में महिलाओं की आबादी 20% बढ़ी, कुल आबादी भी तो 20% ही बढ़ेगी। एग्जाम्पल समझिए, आपके पापा एक दिन घर आते हैं और बैठ जाते हैं टेबल सोफे पर उदास होके, आपकी मम्मी पूछते हैं अरे जी क्या हुआ, तो आपके पापा कहते हैं यार बहुत बुरा हुआ, चावल भी 20% महंगा हो गया, दाल भी 20% महंगी हो गई, तेल भी 20% महंगा हो गया, घी भी 20% महंगा हो गया, मखाने भी 20% महंगे हो गए, गैस भी 20% महंगी हो गई। तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, अरे जी ये तो बहुत बुरा हुआ, हर चीज 20% महंगी हो गई, ये ससुरी किचन की महंगाई ही 20% बढ़ गई। तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, कुल महंगाई 20% बढ़ गई, यही तो कहेंगी आपकी मम्मी, कुल महंगाई 20% बढ़ गई। कुल महंगाई का मतलब सारा प्लस करो, सब प्लस, कुल महंगाई 20% बढ़ गई, जोड़ेंगे थोड़ा ना। अब जैसे हमारे देश की जनसंख्या है, हर आदमी की कमाई 20% बढ़ जाती है, हर आदमी की कमाई 20% बढ़ जाती है, तो मोदी जी आके क्या अनाउंस करेंगे, बहनों और भाइयों हमारे देश की कुल जीडीपी, कुल जीडीपी मतलब कुल सकल आय 20% बढ़ गई, यही तो अनाउंस करेंगे। आप ये देखो कि मेन आबादी कितना बढ़ी, 20%, मेन कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, वुमेन कितना बढ़ा, वुमेन की आबादी 20% बढ़ी, तो कुल आबादी कितनी बढ़ी, कुल आबादी कितनी बढ़ी, उसके लिए आपको कुल आबादी कितनी बढ़ी जोड़ना पड़ेगा, जब मैं जोड़ूंगा तो 20% कॉमन आ जाएगा, तो कुल आबादी भी मैन प्लस वुमेन का 20% ही तो बढ़ी, मैन प्लस वुमेन का कुल आबादी भी 20% ही तो बढ़ी। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, तो जब बीच में प्लस होता है, ये भी बराबर, दोनों बराबर परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, तो टोटल भी वही रहेगा। समझ में आया? मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, कुल आबादी भी 20% ही बढ़ेगी। अब ये छोटी सी बात थी, देखो छोटी सी बात समझाने में कितनी मेहनत लगी। अब आप ये सवाल मुझे बताना, सोच समझ के बताना। देखो एक सवाल से नहीं आएगा समझ में, दो तीन बताऊंगा तब आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हलक से आवाज मत निकालना, मुर्दे की तरह पढ़ना, मुर्दे की तरह। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। जनसंख्या क्या होता है, मैन प्लस वुमेन, जनसंख्या क्या होता है, मैन प्लस वुमेन, 9800। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, यानी कि मैन प्लस वुमेन 9800 है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, मैन प्लस वुमेन। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं की आबादी में 5% की वृद्धि हुई। एक साल में मैन की आबादी 8% बढ़ी, मैन पॉपुलेशन 8% बढ़ी, और वुमेन पॉपुलेशन 5% बढ़ी, वुमेन पॉपुलेशन 5% बढ़ी। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई मेरे भाई। तो एक साल में पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ी, गांव की कुल जनसंख्या 10,458 हो गई। तो मुझे बताओ गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? अगर पहले 9800 लोग थे गांव में, अब 10,458 हो गए, तो कितने बढ़ गए? 10,458 में से 9800 घटाओ, 658, तो गांव की आबादी 658 बढ़ गई। 10,458 में से 9800 घटाइए भाई, पहले 9800 थी, अब 10,458 होगी, तो 10,458 में से 9800 घटाइए, तो गांव की आबादी 658 बढ़ गई है। आपसे पूछा है बताइए गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या कितनी थी, गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी स्टार्टिंग में, बढ़ने से पहले। अब यहां परसेंटेज ब्रेक मेथड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मेरे भाई मैन आबादी बढ़ी 8%, वुमेन बढ़ी है 5%, तो क्या आप यहां पर ब्रेक नहीं कर सकते, सेम बनाओ। क्या आप 8% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 5% प्लस 3%?
क्या आप 8% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 5% प्लस 3%, इसी को तो कहेंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? अब मेरी बात सुनना, मैं आपसे कहता हूं एक गांव में मैन पॉपुलेशन 5% बढ़ी और फीमेल पॉपुलेशन 5% बढ़ी, तो कुल आबादी भी 5% ही बढ़नी चाहिए। अभी समझाया। अगर किसी गांव में मैन 5% बढ़े, महिलाएं 5% बढ़ी, तो कुल आबादी यानी कि 9800, कुल आबादी भी 5% बढ़नी चाहिए। तो कुल आबादी भी 9800 का 5% ही बढ़नी चाहिए। 9800 का 5% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 490। तो कुल आबादी भी 490 ही बढ़नी चाहिए। तो कुल आबादी 490 बढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल के डाटा के अनुसार कुल आबादी बढ़ी कितनी है? 658। 9800 से 10,458, कुल आबादी बढ़ी कितनी है? 658। जबकि कुल आबादी बढ़नी कितनी चाहिए? 490। कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है? कितनी पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है? आप कहोगे सर 168, घटा दीजिए, 168 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है। 168 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है। वाई दिस एक्स्ट्रा बढ़िंग? वाई दिस एक्स्ट्रा बढ़िंग? क्योंकि मेन पॉपुलेशन 5% नहीं बढ़ी, मेन पॉपुलेशन बढ़ी है 8%। मेन पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है। आदमियों की संख्या 3%, पुरुषों की संख्या 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है। यानी कि मेन पॉपुलेशन का 3% ही 168 के बराबर है। मेन पॉपुलेशन का 3% ही 168 के बराबर है। मेन पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है, कुल आबादी 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है। मेन पॉपुलेशन का 3% ही 168 है। तो मेन पॉपुलेशन का 1% कितना है? 3 से भाग दो, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18। मेन पॉपुलेशन का 100% कितना है? 100 से गुणा कर दीजिए, 5600। यानी कि मेन पॉपुलेशन 5600 है। स्टार्टिंग में जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो 5600 थी, यही आंसर आ गया। यानी गांव में पुरुषों की संख्या 5600 है, यह आंसर आ गया। यही आंसर हो गया, बात खत्म। अगर सपोज आपसे सवाल में यह पूछा होता कि गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 5600 पुरुष आ गए, महिलाएं कितनी होगी? 9800 में से 5600 घटा दो, टोटल आबादी 9800 में से 5600 घटा दो, 4200। 9800 में से 5600 घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या जो है गांव में पहले 4200 थी। कितने बच्चों को यह समझ में आ गया? कितने बच्चों को पहले ही सवाल से यह समझ में आ गया? वो कमेंट में यस लिख देंगे, जिन बच्चों को पहले ही सवाल से समझ आ गया। टाइम देके समझाया है, क्योंकि देखो मैं परसेंटेज में धीरे बता रहा हूं ये चीज। जब मैं प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, है कंपाउंड टेस्ट में लगाऊंगा, तो इतना टाइम नहीं लूंगा, तब मैं धड़ 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 करूंगा, फिर हलक से बोल ना दे कोई भी बोल ना दे हलक से कि कैसे आया। परसेंटेज है, बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए बेसिक तरीके से धीरे धीरे करके बता रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि परसेंटेज में खत्म हो जाएगा, आगे ये नहीं मिलेगा। ये हर एक चैप्टर में आगे सीखने को देखने को मिलेगा मेथड। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल। देखो जरूरी नहीं कि मैन और वुमेन की, मेरे प्यारे भाई, यहां पर आबादी पे ही सवाल है, अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल आ सकता है। जैसे देखिए ये सवाल भी इसी कैटेगरी का, और ये कैट के पेपर का सवाल है, एमबीए के पेपर का। इन 2010 ए लाइब्रेरी कंटेन्ड ए टोटल ऑफ 11,500 बुक्स इन 2 कैटेगरीज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। सन 2010 में एक लाइब्रेरी में 11,500 किताबें थी, 2 कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? फिक्शन और नॉन फिक्शन कैटेगरी में। एक लाइब्रेरी में फिक्शन यानी कि काल्पनिक और नॉन फिक्शन यानी कि रियलिटी पर बेस्ड 2 टाइप की किताबें थी। सन 2010 में 11,500 किताबें थी। तो एक लाइब्रेरी में पहली लाइन में ही बोला है सन 2010 में 2 कैटेगरी में फिक्शन और नॉन फिक्शन 11,500 किताबें थी। अब आगे देखिए इन 2015, 2015 में, यानी कि 5 साल बाद, 2010 से जब हम 2015 में आते 5 साल बाद,
लाइब्रेरी में टोटल 12,760 बुक्स हो गई इन दोनों कैटेगरी में। यानी कि सन 2015 में दोनों कैटेगरी की मिलाकर 12,760 किताबें हो गई। तो मुझे बताइए इन 5 साल में 2010 से लेकर 2015 तक 5 साल में लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कितनी बढ़ी है? किताबों की संख्या बढ़ी है मेरे भाई, घटा दीजिए 12,760 में से 11,500, तो यह आ जाएगा 1260। 1260 किताबें लाइब्रेरी में इन 5 सालों में बढ़ गई। ठीक है जी, 1260 किताबें 5 साल में बढ़ गई 2010 से 15 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान देयर वॉज 10% इंक्रीज इन द फिक्शन कैटेगरी वाइल देयर वॉज 12% इंक्रीज इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी। सवाल में यह बोला गया है कि इस टाइम पीरियड में फिक्शन कैटेगरी की किताबों की संख्या 10% बढ़ी है और नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताबों की संख्या 12% बढ़ी है। इस टाइम पीरियड में फिक्शन कैटेगरी की बुक्स 10% बढ़ी हैं, जबकि नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताबें 12% बढ़ी हैं। तो आपसे पूछा है सन 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शनल किताबें थी, यह आपसे पूछा है। तो देखो जहां प्लस आएगा, ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज ब्रेक मेथड वहां लगेगा जहां बीच में प्लस आएगा, जहां बीच में प्लस आएगा मेरे भाई, कुल, ठीक है, जहां बीच में प्लस आएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ी, नॉन फिक्शन कैटेगरी की 12%। तो 12 को आसान ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 2%। थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, बोर्ड पे मत देखा करो, शब्दों पे भी ध्यान दिया करो। मैं ये कह सकता हूं कि सन 2010 से 2015 तक 5 साल होते हैं, इन 5 सालों में फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ी और नॉन फिक्शन कैटेगरी की भी 10% बढ़ी। फिक्शन कैटेगरी की बुक भी 10% बढ़ी और नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक भी 10% बढ़ी। तो टोटल बुक है 11,500, तो टोटल बुक भी 11,500 का 10% बढ़नी चाहिए। 11,500 का 10% होता है 1150। टोटल किताबें भी लाइब्रेरी में 1150 बढ़नी चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी में एक्चुअल में किताब बढ़ी कितनी है? 1260 बढ़ी है। तो लाइब्रेरी में मेरे प्यारे भी घटाइएगा 110 किताब, 110 किताब मेरे प्यारे भी एक्स्ट्रा बढ़ी है। लाइब्रेरी में किताबें बढ़नी चाहिए थी 1150, लेकिन बढ़ी है 1260। घटाइए तो 110 किताबें लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा बढ़ी। वाई दिस एक्स्ट्रा किताब बढ़ेंगी? एक्स्ट्रा किताब कहां से आई? क्योंकि नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो बुक हैं वो 2% एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक 10 नहीं 12% बढ़ी है, नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक 2% एक्स्ट्रा बढ़ी है, 2%। यानी कि नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो किताबें हैं उसका 2% ही 110 के बराबर है। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक्स का 1% कितना हुआ? 55। 2 से भाग करिए, नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक का 100% आ गया 5500। यानी कि लाइब्रेरी में नॉन फिक्शन कैटेगरी की 5500 किताबें हैं, 5500। लेकिन पूछा है फिक्शन कैटेगरी की किताबों के बारे में, तो फिक्शनल कितनी किताबें होंगी? 11,500 में से 5500 घटाइए, यानी कि आ जाएगा आपका 6,000। 11,500 में से 5500 घटे 6,000, यानी कि लाइब्रेरी में फिक्शन कैटेगरी की 6,000 किताबें थी। 6,000 इस सवाल का आंसर नहीं है। क्यों? ये आया है बेटा स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में आया इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू सन 2010 की बात कर रहे हैं हम। इनिशियल वैल्यू ये पूछा है 2015 में लाइब्रेरी में फिक्शन कैटेगरी की कितनी किताबें थी। फिक्शन कैटेगरी की हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है, 6,000 किताबें थी। पूछा 2015 में फिक्शन कैटेगरी की कितनी किताबें थी, तो 2010 से 2015 तक फिक्शन कैटेगरी की किताब 10% बढ़ गई हैं। तो इसमें 10% और जोड़ना पड़ेगा। 6,000 का 10% 600 जोड़ेंगे तो 2015 में फिक्शन कैटेगरी की 6600 किताब थी। आंसर आएगा 6600, ना कि 6,000। 6600 आंसर आएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को इस समझ में आया है। अब थोड़ा सा आपका जो है डाउट और क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर है 25, ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत बढ़िया।
यस, अब मैं आपको बैंकिंग का सवाल करा रहा हूं एज इट इज बैंकिंग के पेपर में आया। देखो बैंकिंग के पेपर में अगर कोई नॉर्मल सवाल भी आएगा ना तो भी उसकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक मेथड, दिस इज द बेसिक मेथड शिवानी दुबे। चलो अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। बैंकिंग का क्वेश्चन है, एक कंपनी में गौरव और आजम की कुल सैलरी 47,520 रुपए है। एक कंपनी में दो लोग काम करते हैं भाई, गौरव भाई साहब और आजम। गौरव और आजम की टोटल जो सैलरी है, नाम बदल दिए हमने, 47,520 रुपए है। गौरव आजम की टोटल सैलरी है 47,520 रुपए। अगर गौरव की सैलरी 23%, आजम की सैलरी 30% बढ़ती है, गौरव की सैलरी 23% बढ़ती है, आजम की सैलरी 30% बढ़ती है, 30%, तो उनकी कुल सैलरी बढ़कर 59,928 रुपए हो जाएगी। पूछा उनकी सैलरी में डिफरेंस। सैलरी में डिफरेंस मतलब इनिशियल सैलरी। जब सवाल में यह नहीं बताया गया तो आप ये मान के चलिए कि सैलरी बढ़ने से पहले इनिशियल जो सैलरी थी उसका डिफरेंस बताना है। तो जब गौरव की सैलरी 23% बढ़ती है, आजम की 30% बढ़ती है, तो सैलरी बढ़कर हो जाती है 59,928 रुपए। तो आप मुझे बताओ दोनों की सैलरी 47,520 से 59,928 हो गई, तो दोनों की सैलरी, गौरव आजम की सैलरी मिलाकर कितना बढ़ी, कितनी बढ़ी, घटाओ जरा। 28 माइनस 20 8, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 12,408। तो गौरव और आजम की सैलरी 12,408 बढ़ी। सैलरी में डिफरेंस पूछा है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे तो इसका एलिगेशन वाला जो है मेथड भी बताएंगे। देखो बच्चों, अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये आजम की सैलरी को ब्रेक करके ऐसे लिख देंगे 23% प्लस 7%, है ना। अब देखो गौरव की 23% बढ़ी, आजम की 23%, टोटल भी 23%, लेकिन 47,520 का 23% निकालने में तो लंका लग जाएगी। कैलकुलेशन भी तो देखना है कम कैसे होगी। 47,520 का 23% निकालने में तो लंका लग जाएगी। तो भाई ऐसे मत करो, हमें तो बस ये सोचना है ना कि कैलकुलेशन कैसे कम हो। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या, 23% को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 30% माइनस 7%। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 30% माइनस 7%। अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी मेरे भाई, कम रहेगी थोड़ी कैलकुलेशन। कैसे, देखिए गौरव की सैलरी 30% बढ़ी, आजम की सैलरी 30% बढ़ी। गौरव की सैलरी 30% बढ़ी, आजम की सैलरी 30% बढ़ी, तो कुल सैलरी भी 30% बढ़नी चाहिए। भाई अगर दो लोगों की सैलरी 33% बढ़ रही है तो टोटल सैलरी भी, दोनों की टोटल सैलरी 47,520 है, तो 47,520 का 30% ही बढ़नी चाहिए। इसका 30% क्या आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यहां से 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 14,256। तो दोनों की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, 14,256 बढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल के अनुसार सैलरी बढ़ी कितनी है, दोनों की सैलरी बढ़नी चाहिए 14,256 रुपए बढ़नी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ी कितनी है दोनों की, 12,408 रुपए। तो कितनी सैलरी कम बढ़ी, 56 माइनस 8 48, 12 माइनस 4 8, और ये 1, 1,848 रुपए सैलरी कम बढ़ी। सैलरी बढ़नी चाहिए थी 14,256 रुपए, बट एक्चुअल में सैलरी बढ़ी है दोनों की 12,408, 1,848 रुपए सैलरी कम बढ़ी है। वाई दिस कम बढ़ी, ये सैलरी कम क्यों बढ़ी है, क्योंकि गौरव की सैलरी 30% नहीं 7% कम बढ़ी है। गौरव की सैलरी मात्र 23% ही बढ़ी है। गौरव की सैलरी 7% कम बढ़ी है, 7% कम बढ़ी है। तो गौरव की सैलरी का 7% ही 1,848 के बराबर है। गौरव की सैलरी का 7% ही 1,848 के बराबर है। तो गौरव की सैलरी का 1% कितना है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 7 छिंग 42, 2 7 चौक 28। गौरव की सैलरी का 1% 264 है। गौरव की सैलरी का 100% कितना है, 26,400। तो गौरव की सैलरी का 100% आ गया 26,400 रुपए। गौरव की सैलरी आ गई 26,400। आपसे सैलरी का डिफरेंस पूछा है, आजम की कितनी आएगी,
टोटल 47,520 में से 26,400 घटाइए 120, 47 माइनस 26 आ जाएगा जी 21। आजम की सैलरी 21,120। दोनों लोगों की सैलरी आ गई। ये सवाल आसान है बट कैलकुलेशन ज्यादा है। सैलरी का डिफरेंस आप लेंगे, डिफरेंस 400 माइनस 120 280 और 5,280 रुपए। इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। समझ में आया? मेरे भाई क्या आपको ये समझ में आया? हमने केवल 23 को 30 माइनस 7 इसलिए लिखा कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर आपको ये 3 सवाल समझाए मैंने परसेंटेज ब्रेक मेथड पे, देखो केवल बेसिक इतना है, इतना ही बेसिक है बस। बाकी तो सवाल से ही समझना पड़ेगा। मेथड मेथड सवाल से ही समझना पड़ेगा, और कोई कहानी थोड़ना है कि मैं आपको इमला लिखवाऊंगा। फिर से देखना एक बार। अब ये सवाल आप मुझे करके बताओ। ये वाला सवाल है, आप मुझे करके बताओ मेरे भाई। ये वाला सवाल, सवाल नंबर 26 आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर मुझे करके बताओ। 3 सवाल मैंने बताए, चौथा बताना जी, चौथा बताना जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट। सबका आ गया? सबका आंसर आया? ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 1840। ठीक है बेटे, दिस इज माई आंसर। गोरा आंसर है ये 1840। नो, अब मेरी बात को समझना। आप लोगों ने सवाल किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस सवाल की एक हिडन टेक्निक ट्रिक भी बता रहा हूं जो आपको इंटरनेट पे कहीं, गूगल यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई। आप भी छुपा के रखिएगा मेरे दोस्त। ऐसे सवाल एग्जामिनर जानबूझ के बहुत देता है, और उसको बिना बिना आदमी औरत की जनसंख्या निकाले भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। किसी गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,280 है। प्रेजेंट पॉपुलेशन का मतलब मैन प्लस वुमेन। एक गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन मैन प्लस वुमेन मिलाकर कितनी है भाई? 15,280 है। सवाल में बोला है पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। बोला गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर। गांव में मैन पॉपुलेशन 25% बढ़ती है, गांव में पुरुषों की संख्या 25% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 15% बढ़ती है। मैन पॉपुलेशन 25% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 15% बढ़ती है, तो गांव की पॉपुलेशन 18,428 हो जाएगी। तो गांव की पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, घटा दीजिए। 18,428 में से 15,280 घटाओ तो कितना आएगा? 8। 12 में से 8 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, और 18 माइनस 15 3, 3,148। तो गांव की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 3,148 बढ़ गई गांव की पॉपुलेशन। भाई मैन आबादी कितनी बढ़ी? 25%। महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ी? 15%। कुल आबादी कितनी बढ़ी? घटाइए, पहले इतनी थी अब इतनी होगी, घटा के आया 3,148। पूछा मैन और वुमेन की संख्याओं के बीच का अंतर, डिफरेंस बताना है। ये 25% है, 15% है। अब एक बात बताना, ये बात बताना, ये 25% है, ये 15% है। अच्छा, इनका एवरेज क्या होता है? इनका एवरेज क्या होता है मेरे भाई? एवरेज वाली टेक्निक बताना जरा, एवरेज क्या होता है? 25 और 15 का एवरेज होता है 20। इनके बीचों बीच की संख्या 20 है। एवरेज क्या है? एवरेज एक ऐसा नंबर है जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा, जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा, जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा। एवरेज एक ऐसा नंबर है कि नहीं? एवरेज एक ऐसा नंबर जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा, इक्वल जो है गैप पे होगा। अब यहां मेल बढ़ा 25%, फीमेल बढ़ा 15%, तो 25 और 15 का एवरेज निकालिए 20%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन 20% बढ़ी, तो कुल आबादी कितनी बढ़ेगी? अगर गांव में मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ी है, फीमेल पॉपुलेशन 20% बढ़ी है, एवरेज ले लिया 25-15 का एवरेज, अगर मैन 20% बढ़ाया जाए, फीमेल 20% बढ़ाया जाए, तो कुल
कुल आबादी भी 15,280 का 20% बढ़नी चाहिए। 15,280 का 20% कितना होता है मेरे भाई? 3,056। 1500 का दूना 3,000, 28 का दूना 56, तो कुल आबादी बढ़नी चाहिए 3,056। आप बोलोगे हाँ सर, कुल आबादी 3,056 बढ़नी चाहिए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। तो मेरे भाई ये हो गया, यहां तक कोई परेशानी? अब इनको घटा दो। अगर मैं इनको घटा देता हूं तो 25 में से 20 घटा के क्या आएगा? 5%। मेल का 5% ये घटाइए। 15 में से 20 घटाओ, 15 में से 20 घटाइए तो क्या आएगा? माइनस का 5। 15 में से 20 घटाइए तो -5% ऑफ वुमेन बराबर क्या आएगा घटा के? 3,148 में से 3,056 घटाओ, कितना आ जाएगा? 92। 92। 92 आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ। 25 माइनस 20, मेल पॉपुलेशन का 5% माइनस 15 माइनस 20, फीमेल पॉपुलेशन का 5%। 5% कॉमन, 5% कॉमन, ये 5% आप कॉमन ले लीजिए। और 5% क्या होता है? 1/20। तो 1/20 5% कॉमन आप ले लीजिए, तो मैन माइनस वुमेन का 1/20 आ गया 92। 92, तो मैन माइनस वुमेन क्या आएगा? 20 उधर चला जाएगा, 92 गुणा 20 1840। मैन और वुमेन की संख्या का डिफरेंस आ गया 1840। डायरेक्ट बिना मैन और वुमेन की संख्या निकाले मेरे भाई देखो आप। अगर आपको समझ में आया, मजा आया है भैया, ये टेक्निक सीख के, निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक है तब लगाना जब थोड़ा इजी डाटा है। पिछले सवाल में लगाओगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, एवरेज निकालना पिछले सवाल में ना, यहां थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्योंकि थोड़ा डाटा टिपिकल है। इस तरह का ज्यादातर तो आसान डाटा पे सवाल आएगा तो मेरे भाई तुरंत चुटकियों में होगा। मैंने आपको समझाने में लिखने में टाइम लिया, करने में नहीं लगता है टाइम, करने में। बताओ कैसा लगा मेरे भाई? अप्लाई बिल्कुल होगा मेरे भाई। हाँ, इससे केवल डिफरेंस ही निकलेगा। बिल्कुल सही कहा सूरज कुमार जी, इससे डिफरेंस ही निकलेगा, डिफरेंस ही। ठीक है, ओके। तो जैसे यहां से मैंने मैन माइनस वुमेन, इस ट्रिक से मैंने डिफरेंस निकाल लिया कि मैन माइनस वुमेन 1840। मैंने क्या निकाल लिया इस ट्रिक से? मैन माइनस वुमेन 1840। मैन प्लस वुमेन मुझे पता ही है 15,280। तो आप यहां से मैन पॉपुलेशन भी निकाल सकते हो। आप यहां से मैन पॉपुलेशन भी निकाल सकते हो। मैन अगर निकालना है तो भाई इन दोनों को जोड़ के, कोई भी अगर आपसे चाहे मैन पूछेगा चाहे वुमेन पूछेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। मैन आबादी निकालने दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, घटा दो, मैन आबादी वुमेन आबादी भी आ जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आओगा। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। 4 सवाल कराए, देखो 4 सवाल, चारों अलग लैंग्वेज पे, और हर सवाल से कुछ सीखा होगा मेरे प्यारे भाई। अब एक बात बताओ, जहां जहां जिस बैच में टीचर केवल ये चीज सिखा के खत्म कर देता है कि भाई ये है परसेंटेज ब्रेक मेथड, समझ में आ गया बच्चे? हाँ जी सर समझ में आ गया। वो बच्चे को ये सवाल नहीं करा रहा, ये नहीं सिखा रहा कि भाई माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं, ये टेक्निक नहीं सिखा रहा, तो बच्चे ने पूरा थोड़ी ना पढ़ा, अधूरा पढ़ा, उसकी तैयारी पूरी थोड़ी ना हुई। हम आपको पूरा सिखा रहे हैं मेरे भाई। समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मेरे भाई, कि जहां बाकी टीचर 10 मिनट में जो काम कर रहे हैं मैं वो आधे घंटे में कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरा सिखा रहा हूं, छोड़ नहीं रहा। ठीक है जी। मॉक टेस्ट कौन सा ऐप है? मॉक टेस्ट है भाई टेस्ट रैंकिंग ऐप है। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? बेटा अगर अब भी नहीं कर पा रहे ना तो तुम कुछ लायक ही नहीं हो। फिर तुम अपने माथे पे कचरा का टैटू बनवा ही लो।
जहां बाकी टीचर 10 मिनट में काम खत्म करते हैं, मैं आधा घंटा लेता हूं। लेकिन मेरे भाई, मैं एंड तक पढ़ाता हूं, एंड तक। फिक्स टाइप की 90% पेपर में फिक्स टाइप की चीजें आते हैं, वो तो मैं एक भी छोड़ता ही नहीं। और मिसलिनियस जितना हो सके उतना। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम बेस्ड सवाल है। अब यहां से अब जो करेंगे मेरे भाई, एग्जाम बेस्ड सवाल। जब ये मैं पिछले बैच में पढ़ा रहा था एग्जाम बेस्ड सवाल, मैंने ये लिखा अब हम करेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। तो एक लड़की का पता क्या डाउट आया, तो क्या सर जो आपने हम तक पढ़ा, जो अब तक हमने पढ़ा है वो एग्जाम बेस्ड नहीं है? मैंने कहा माता, क्या बात कही तुमने। उसकी एक क्लास सौरभ कुमार मीना जी वीकेंड पे अपलोड होगी, 1 घंटे की क्लास है मैक्सिमम मिनिमा की। ठीक है, सौरभ कुमार मीना। चलिए जल्दी से सुनिए, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे भाई, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी हम परीक्षा देते हैं मेरे प्यारे भाई, तो उसके मेरे दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स, उसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो पहले से पता होता है कि भाई आप ये पेपर लिख रहे हो मैथ का, ये पेपर जो है 650 नंबर का है। ठीक है ना, 650 नंबर का पेपर है। मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं डाटा समझाने के लिए, उसे बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। क्या बोलते हैं बच्चे? मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब आपने एक पेपर दिया जिसका अधिकतम अंक 650 है, और आपने मेरे प्यार में जो उसमें स्कोर किया है, जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं वो कितने मेरे प्यारे भाई? 426। ठीक है, समझ में आया? तो इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक, स्कोर्ड मार्क्स मतलब प्राप्तांक। ठीक है, तो जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि भाई ये पेपर इतने नंबर का है। फिर आप उस परीक्षा को देते हो, फिर आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, फिर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो आपने एक पेपर दिया 650 नंबर का, जिसमें आपके 426 नंबर आए। तो मैं पूछना चाहता हूं, बताइए आपके कितने परसेंट नंबर आए? हाउ मच परसेंट यू आर गेटिंग? तो पॉपुलेशन में और टाइप, हाँ जी और टाइप भी हैं अंजलि, पॉपुलेशन में सुरेंद्र और टाइप भी हैं, वो सक्सी वाले हैं। देखो ना, पॉपुलेशन में खत्म नहीं हो गया मेरे भाई। यार तुम मुझे परेशान करते हो कि और टाइप कहां पॉपुलेशन के। ये देख, ये ये 107, ये सवाल देख, ये पॉपुलेशन के और टाइप भी हैं, लेकिन अभी होंगे ये सब। पेशेंस तो बनाए रखो भाई। आपने एक पेपर दिया 650 नंबर का, उसमें आपके 626 नंबर आए, तो आप मुझे बताओ आपके कितने परसेंट नंबर आए जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक परीक्षा दी जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने? 650। ठीक है जी, सॉरी सॉरी, यहां 416 कर लीजिएगा। 426 की बजाय 416 कर लीजिएगा, सॉरी 416 कर लीजिएगा, सॉरी, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। 650 मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स रखे जाते नीचे। 650 में से आपके कितने नंबर आए? 416 नंबर आए। नीचे हमेशा मैक्सिमम रखा जाता है, बेस वैल्यू रखा जाता है। परसेंटेज में कितना आया? गुणा 100%। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे ये चर, ये चर, तो किससे जाएगा भाई? 0। 65 में 13 आ रहा है, तो 13 से 13 तिया 39, और 2 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से 10 दो बार, 32 दूनी 64%। तो आपके 64% मार्क्स आए हैं, 64% मार्क्स आए हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप अपनी परसेंटेज निकालते हो। 10वीं की परसेंटेज ऐसी निकाली होगी कि नहीं पता आज तक। तो मैं देखो, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो हमेशा 100% होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100% होता है। 100% जो है वो 650 नंबर के बराबर है। 100% जो है वो 650 नंबर के बराबर है। तो 100% मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होता है। तो 100% में से आपके कितने नंबर आए हैं? 64% नंबर आए। तो 64% की वैल्यू 416 है मेरे भाई। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, बहुत बेसिक सी बात है। अब आगे चलिएगा, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट इस पे समझिएगा दोस्त। सपोज मेरे भाई, सपोज मेरे भाई ये बॉर्डर लाइन है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है
जो आगे भी इस्तेमाल होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन मतलब पासिंग मार्क्स। मान लीजिए बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन मतलब पासिंग मार्क्स। लिमिट होते बेटे हर एग्जाम की, जैसे 33%। 33% से ज्यादा नंबर लाओगे तो पास होगे, 33% से कम नंबर लाओगे तो फेल रहोगे। तो ये आपकी बॉर्डर लाइन है पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर ला रहे हो तो पास, पास मतलब प्लस। बॉर्डर लाइन से कम नंबर ला रहे हो तो फेल, फेल मतलब माइनस। अब मैं ये कहता हूं कि एक बच्चा है, एक बच्चा जो बॉर्डर लाइन से, मेरे प्यारे भाई, एक बच्चा बॉर्डर लाइन से, एक बच्चा बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा लाया। एक बच्चा है मेरे प्यारे भाई ए, एक बच्चा है ए, मान लीजिए, जो बॉर्डर लाइन से 70 नंबर ज्यादा लाया, यानी कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 70 नंबर ज्यादा आए हैं ए के, ठीक है। ध्यान समझ लीजिएगा इस बेसिक को। एक बच्चा ए है जो पासिंग मार्क्स से 70 मार्क्स ज्यादा लाया, यानी कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 70 नंबर वो ज्यादा लेके आया है। एक दूसरा बच्चा है मेरे प्यारे भाई यहां पर बी, एक दूसरा बच्चा है बी जो पासिंग मार्क्स से मेरे प्यारे भाई मान लीजिए 30 नंबर कम लाया है। कितने? 30 नंबर कम लाया है, ठीक है भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि ये 70 नंबर ज्यादा लाके पास हो गया, ये 30 नंबर कम लाके फेल हो गया। तो मुझे बताओ ये जो दोनों बच्चे हैं ए और बी, इन दोनों बच्चों के क्या आप मार्क्स बता सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो कि ए के मार्क्स कितने हैं? नहीं पता। क्या बी के नंबर बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्या ए बी के टोटल मार्क्स बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस कितना है? ए का जो स्कोर है, जो बी का स्कोर है, उस स्कोर का डिफरेंस कितना है? ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? ए के मार्क्स बी से कितने ज्यादा आए हैं? ए और बी के मार्क्स में कितना अंतर है? क्या आप ये बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं मेरे भाई। आप अगर ऐसा कभी भी आएगा ना कि इसके बॉर्डर लाइन से 70 ज्यादा, इसके बॉर्डर लाइन से 30 कम, केवल आप ऐसे केस में डिफरेंस ही निकाल सकते हो इन दोनों बच्चों के मार्क्स का, और कुछ नहीं निकाल सकते। कैसे? भाई ए 70 नंबर ज्यादा लाके पास हो गया, बी 30 नंबर कम लाके फेल हो गया। इनके मार्क्स में 100 नंबर का डिफरेंस होगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 70 और 30 100 है ना। इन दोनों के मार्क्स में 100 नंबर का अंतर होगा बेटा, 100 नंबर का अंतर होगा इन दोनों के मार्क्स में, 100 नंबर का। कितने मार्क्स का डिफरेंस होगा? 40 नंबर का नहीं होगा नीतीश कुमार जी, 100 नंबर का डिफरेंस होगा, 100 नंबर का। ये 40 कदम आगे बढ़ गया, 70 कदम आगे बढ़ गया, ये 30 कदम पीछे छूट गया, 70 कदम आगे 30 कदम पीछे, 100 का डिफरेंस है बेटा, जुड़ जाता है ना। ये प्लस है माइनस है, तो जब घटाऊंगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 100। और डिटेल में समझना है तो ये मान लीजिए मेरे भाई, ये मान लीजिए कि मान लीजिए पासिंग मार्क्स जो हैं, मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स एक्स है, मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स एक्स है, मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस क्या है? ए के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए, ए को पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 70 नंबर ज्यादा मिले। अगर पासिंग मार्क्स एक्स हैं, ए के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा हैं, तो ए के मार्क्स कितने आए? एक्स प्लस 70। ए के मार्क्स इतने आए होंगे, ये ए के मार्क्स हैं। बी के पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम आए, अगर पासिंग मार्क्स एक्स हैं तो बी के 30 नंबर कम आए, तो बी के एक्स से 30 मार्क्स कम आए होंगे, बी के मार्क्स हैं एक्स माइनस 30, बी के नंबर है एक्स माइनस 30। और जब मैं इनको घटाऊंगा, ए के मार्क्स में बी के मार्क्स को घटाऊंगा तो एक्स कट ही जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा प्लस, 70 30 100, ये डिफरेंस 100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलिए ये समझ में आया। ये एक केस, दूसरा केस दिखाता हूं मेरे भाई, ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है मेरे प्यारे, पासिंग मार्क्स, ये बॉर्डर लाइन है मेरे दोस्तों, पासिंग मार्क्स, ठीक है जी।
अंजलि कह रहे हैं, लड़कों ने कितना रुपीज दिया आपको जो उनकी तारीफ कर रहे हो? ये तारीफ करने के लिए लड़कियां एक दूसरे से पैसे लेती हैं, लड़के नहीं लेते। लड़के तो अरे लौंडा अपना तारीफ, बात खत्म। लड़कियां तो अगर पार्टी करने भी जाएंगी, 1,000 रुपए खर्च आया, 5 लड़के सब 200 200 200 बांटेंगी। लड़के पार्टी करने जाएंगे, एक 700 देगा, एक 100 रुपए देगा, एक 50 रुपए देगा, बोला भाई मैं तो पर्स ही नहीं लाया, और एक वेटर से 50 रुपए कम करवा लेंगे। लड़कों का ऐसे चलता है। ठीक है जी, चलो दूसरा केस दिखाता हूं, टाइम खराब मत करो बिल्कुल भी। ठीक है जी, ये बॉर्डर लाइन है। अब दो बच्चे, एक बच्चे के पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा आए हैं, यानी कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 70 नंबर ज्यादा लेके आया। ठीक है जी, एक दूसरा बच्चा है मेरे प्यारे भाई बी, जिसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा आए हैं, यानी कि मेरे प्यारे में पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 30 नंबर ज्यादा लेके आया। तो इन दोनों बच्चों के ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस क्या होगा? यहां पे मेरे भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये पासिंग मार्क्स से 70 नंबर ज्यादा लेके आए, 30 नंबर ज्यादा लेके आए, तो इनके भी डिफरेंस कितने का है? 70 माइनस 30, इन दोनों के मार्क्स में 40 नंबर का डिफरेंस है, 70 माइनस 30। जबकि इन दोनों के मार्क्स में यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है? 100 मार्क्स का डिफरेंस है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगला और लास्ट इसमें समझेंगे, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। परसेंटेज में डिफरेंस, अगर आपको दो बच्चों के परसेंटेज में डिफरेंस दिया हुआ है तो उनके जो मार्क्स में डिफरेंस है उसके बराबर होना चाहिए। दो बच्चों के अगर परसेंटेज में डिफरेंस है तो उनके मार्क्स के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। समझ में ही बात? आप बोलोगे हां जी सर। अब इस पे सवाल करेंगे, जल्दी सवाल करेंगे भाई, बहुत टाइम वेस्ट करा दिया आपने आज। करो 27वां सवाल है, अगर 35% पासिंग मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट को 200 मार्क्स प्राप्त होते हैं, फिर भी 24 नंबर से फेल हो जाता है, मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं? देखिए मेरे भाई, एक एग्जाम में पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, 35% जो है पासिंग मार्क्स हैं। एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं? 35%। बात सही है। एक बच्चा, एक स्टूडेंट 200 नंबर लेके आता है, फिर भी 24 नंबर से फेल हो जाता है, बताओ मैक्सिमम मार्क्स क्या है? यानी कि अगर इस बच्चे को पास होना है, ये बच्चा 200 नंबर लेके आता है फिर भी 24 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि अगर इस बच्चे को पास होना है तो 200 नंबर से 24 ज्यादा लाने पड़ेंगे, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 224 नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए 224 नंबर चाहिए, परसेंटेज में कितने नंबर चाहिए? 35%। आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, 100% की वैल्यू पूछी है, तो 35 और 224 में, 35 में 7 आता है ना, 7 से काट लेते हैं, 7 से जरूर कटेगा, 7 पंजे 35, 7 से दोनों तरफ काटो, कितना आ जाएगा? 7 × 21, 7 × 2 = 14, 5% की वैल्यू 32 आ गई। मैक्सिमम मार्क्स है 100%, 100% निकालना है, 5 को 20 से गुणा कर दो, अगर 5 को 20 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट 100% आएगा, 32 × 20 640, तो मैक्सिमम मार्क्स है 640। आइए अगला सवाल, 28वां, एक एग्जाम पास करने के लिए कुल अंकों में से 48% एंड टू गेट ए फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन 80% चाहिए, यानी कि मेरे भाई अगर एक एग्जाम पास करना है तो 48% नंबर चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास लानी है, विद डिस्टिंक्शन लानी, विशेष योग्यता हासिल करनी है तो 80% मार्क्स चाहिए। ठीक है मेरे भाई? आप बोलोगे यस सर, ये बोला है सवाल में। एक स्टूडेंट के 817 नंबर आए और 47 नंबर से फेल हो गया, तो सवाल में यह पूछा गया है कितने मार्क्स चाहिए बच्चे को फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन सिक्योर करने के लिए, फर्स्ट क्लास लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए मेरे भाई? एक एग्जाम में पास करने के लिए कुल मार्क्स का 48% चाहिए, 48%। एक बच्चा 817 नंबर लाता है और 47 से फेल हो जाता है,
तो पास होने के लिए 817 नंबर से 47 ज्यादा चाहिए। 817 नंबर पे तो फेल हो रहा है, 47 नंबर से पास कब होगा, जब 817 से 47 नंबर और लाए। यानी कि पास होने के लिए 817 प्लस 47 864 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 864। पूछा डिस्टिंक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, डिस्टिंक्शन के लिए चाहिए 80%। डिस्टिंक्शन अगर लाना है तो 80% नंबर चाहिए। 80% की वैल्यू पूछिए। 48% अगर 864 है तो 1% की वैल्यू आएगी 864/48, 1% की वैल्यू। 80% की वैल्यू पूछिए, गुणा 80, ये आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, 16 पंजे 80, 16 तिया 48, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, 288 पंजे 1440, है ना। 1440 इस सवाल का आंसर है। तो मेरे भाई डिस्टिंक्शन लाने के लिए 1440 नंबर चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इस सवाल में नहीं है। आइए सवाल नंबर 29, ये करिए। ए स्टूडेंट गेट 66 मोर मार्क्स इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। एक स्टूडेंट को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर ज्यादा मिले। हर जर्मन मार्क्स आर, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। उसके जर्मन के मार्क्स फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के योग का 28% है। उसको फ्रेंच में कितने नंबर मिले हैं, देखो मेरे भाई, सवाल में यह बोला गया है कि एक स्टूडेंट को जर्मन के कंपैरिजन में फ्रेंच में 66 नंबर ज्यादा मिलते हैं। एक स्टूडेंट के फ्रेंच में मार्क्स जर्मन से 66 ज्यादा हैं। अगली लाइन में सवाल में बोला है कि उसके जर्मन के जो मार्क्स हैं, उस लड़की के जर्मन के जो मार्क्स हैं वो फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के सम का 28% है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% 1/25, 28% 7/25 क्या होता है। सवाल में बोला है कि उस लड़की के जर्मन के जो मार्क्स हैं वो फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के सम का 28% है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर फ्रेंच और जर्मन में मिलाकर उसके 25 नंबर आए हैं, फ्रेंच और जर्मन का योग अगर 25 है तो उसका 25 का 28% 7 होता है। उसके जर्मन में 7 मार्क्स आए हैं, 7 मार्क्स, ये मीनिंग हुआ। मेरे भाई सवाल को बहुत ढंग से और बहुत ध्यान से पढ़ेगा। बोला है उसके जर्मन के जो मार्क्स हैं फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के सम का 28% है। यानी कि अगर फ्रेंच और जर्मन मार्क्स का सम 25 है, 28% की फ्रैक्शन लो 7/25, नीचे हमेशा बेस होता है। अगर फ्रेंच और जर्मन मार्क्स के का सम 25 है तो जर्मन में उसके 7 नंबर आए, दोनों का सम 25 होना चाहिए। तो 25 में से 7 घटाइए, फ्रेंच में कितने नंबर आए फिर उसके, 18। फ्रेंच में 18 नंबर आए हैं मेरे प्यारे भाई, बात को समझे। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर। पूछा है फ्रेंच के मार्क्स कितने, फ्रेंच के मार्क्स 18। 18 का मल्टीपल, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इनमें से ही एक आंसर सही होगा। बताओ, फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का रेशियो निकालिए। फ्रेंच में जर्मन से कितने ज्यादा नंबर आए, 11। फ्रेंच के मार्क्स जर्मन से 11 यूनिट ज्यादा है सवाल के अनुसार। फ्रेंच में जर्मन से 66 मार्क्स ज्यादा हैं, 6 गुना। तो फ्रेंच के मार्क्स कितने, 18। 18 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 108। तो 108 मार्क्स उसके आए हैं फ्रेंच में। आगे चलिए, सवाल नंबर 30। बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने आपको एक चीज बताई मेरे भाई, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। यहां से इंपॉर्टेंट लैंग्वेज शुरू हो गई मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वाले सवाल। गीता के 30% मार्क्स आए और 50 अंकों से फेल हो गई। गीता एक लड़की है जिस बेचारी के 30% नंबर आए हैं और 50 नंबर से फेल हो गई। ठीक है, जबकि संदीप जो है दूसरा लड़का है, 45% मार्क्स वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक यानी कि पासिंग मार्क्स से 25 अंक ज्यादा मिले। संदीप के 45% नंबर आए हैं
और संदीप को पासिंग मार्क्स से 25 मार्क्स ज्यादा मिले। तो सवाल में पूछा 64% मार्क्स प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। देखो मेरे भाई ये समझिए कि ये पासिंग मार्क्स है बॉर्डर लाइन, ये पासिंग मार्क्स है मेरे भाई बॉर्डर लाइन। जो बॉर्डर लाइन से ज्यादा नंबर लाएगा वो पास होगा, जो कम नंबर लाएगा वो फेल होगा। अब गीता एक बच्ची है, गीता जिसके 30% नंबर आए हैं गीता के, और गीता 50 नंबर से फेल हो गई, यानी कि गीता के पासिंग मार्क्स से 50 नंबर कम आए हैं। गीता के पासिंग मार्क्स से 50 नंबर कम आए, 50 नंबर से फेल हो गई। एक दूसरा लड़का है संदीप, संदीप के 45% नंबर आए। संदीप के कितने नंबर आए बेटा? 45% नंबर आए संदीप के, और पासिंग मार्क्स से मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा आए। संदीप के मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा आए हैं। पूछा है विमल के कितने मार्क्स हैं। एक बार बताओ, अभी समझाया, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। संदीप को 45% नंबर मिले, गीता को 30% नंबर मिले। दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? दोनों की परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? भाई संदीप को 45% नंबर मिले, गीता को 30%। दोनों की परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 45 माइनस 30, 15% का। दोनों के नंबर में 15% का डिफरेंस है, 15% का। जबकि मैंने अभी समझाया दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, मार्क्स में कितना डिफरेंस है, मार्क्स में। गीता 50 नंबर से फेल हुई, संदीप 25 नंबर लाके 25 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया। दोनों के मार्क्स में डिफरेंस है बेटा कितने का? 25 में से -50 घटाओ 75 नंबर का। दोनों के मार्क्स में 75 का डिफरेंस है, तो 15% ही 75 मार्क्स के बराबर है, यानी कि 1% की वैल्यू 5 नंबर। विमल नाम का लौंडा है, उसके 64% नंबर आए हैं, 64%। तो विमल के कितने नंबर आए होंगे, कितने मार्क्स आए होंगे? 5 गुना 64 का 5 गुना 320। विमल भाई साहब के 320 नंबर आए हैं, ये आंसर है सी, 320। हम यहां डिफरेंस के अलावा और कुछ निकाल ही नहीं सकते अंजलि, इसलिए डिफरेंस ही निकालेंगे। ओके, ये बताइए। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, बच्चों सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्यारे भाई प्यार से सुनिएगा सब बच्चे। ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई स्टूडेंट 43% नंबर लाता है तो 72 से फेल हो जाता है। पहली लाइन, कोई स्टूडेंट है जब वो 43% नंबर लाता है तो 72 से फेल हो जाता है, यानी कि बॉर्डर लाइन है, यह है बॉर्डर लाइन। अगर ये 43% नंबर लाता है तो 72 मार्क्स से फेल हो जाता है। बॉर्डर लाइन से 72 नंबर कम आए पासिंग मार्क्स से। लेकिन जब यह बच्चा 57% नंबर लाता है तो 40 नंबर से पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। When he score 57%, he is passed by 40 मार्क्स। जब वो 57% नंबर लाएगा बच्चा तो 40 मार्क्स से पास हो जाएगा। पूछा है पासिंग परसेंटेज क्या है, यानी कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। एक बात मुझे बताना, पहले बच्चा कितने नंबर ला रहा था? 43%। अब कितने नंबर ला रहा है? 57%। पहले 43% नंबर स्कोर कर रहा था, अब वो ला रहा है 57% स्कोर कर रहा है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? 14% का। परसेंटेज में डिफरेंस है 14% का मेरे प्यारे भाई। जबकि मार्क्स में कितना डिफरेंस है? पहले 72 से फेल हो रहा था, अब 40 नंबर ज्यादा ला रहा है पासिंग मार्क्स से। मार्क्स में कितना डिफरेंस है? 40 में से ये -72 घटाओ तो जुड़ जाएगा, 40 में 72 जुड़ जाएगा 112। मार्क्स में 112 का अंतर है। पहले 72 नंबर कम ला रहे थे पासिंग मार्क्स से, अब पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा ला रहे हो। कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस, ये ध्यान रखिएगा। तो 14% 112 के बराबर है, 1% 8 के बराबर है, 14 अट्ठे 112। अगर आपसे पूछता मैक्सिमम मार्क्स,
तो 100% के लोग निकाल देते 800, मैक्सिमम मार्क्स 800 हैं। लेकिन सवाल में मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा, पूछा है पासिंग परसेंटेज क्या है। इस एग्जाम में पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे, फिर पासिंग मार्क्स निकालेंगे, फिर पासिंग परसेंट निकालेंगे। जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही आ जाएगा। चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से। अगर मैं पहला केस देखता हूं, भाई एक लड़का 43% नंबर लाता है और 72 नंबर से फेल हो जाता है। यानी कि अगर इस लड़के को पास होना है, 43% नंबर लाता है, 72 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए 43% से 72 मार्क्स ज्यादा चाहिए। क्या बात सही है कि नहीं? लड़का 43% नंबर लाता है और 72 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए 43% से 72 नंबर ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलोगे हां जी सर, चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। हमें निकालना है पासिंग परसेंटेज। देखो ये तो 43% है, ये 72 मार्क्स कितना परसेंट होता है? 8 नंबर 1% है, 8 नंबर, तो 72 नंबर कितना परसेंट होगा? 9 से गुणा, 8 नाम 72% होगा 9% के। तो अगर 72 नंबर 9% के बराबर है, 72 नंबर को भी मैंने परसेंट में बदल लिया, 9%, 72 मार्क्स मतलब 9%। तो पास होने के लिए 43 प्लस 9 52% नंबर चाहिए, 52% नंबर पास होने के लिए चाहिए। ये आंसर आ गया। यस बिल्कुल, फिर वहां से भी डिफरेंस ही निकलेगा। समझ में आया बच्चे? क्लियर हुआ? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर हुआ, मजा आया। चलो ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आ गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम का। मतलब एग्जाम बेस सबसे ज्यादा यही वैरायटी पूछी जाती है। 14 कहां से? पहले 43% नंबर, अब 57%, 57 माइनस 43, 14% का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, आपसे सवाल में पासिंग परसेंटेज ना पूछ के ये भी पूछ सकता था कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स आपसे सवाल में यह भी पूछ सकता था कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, यानी कि परसेंटेज ना पूछ के ये पूछ लेता, बताइए अगर इस बच्चे को पास होना है तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, परसेंटेज नहीं कितने नंबर चाहिए। तो भैया पास अगर होना है 43% से 72 नंबर ज्यादा लेने पड़ेंगे। ये परसेंटेज है, परसेंटेज को नहीं बदल सकते मार्क्स में। 1% 8 नंबर होता है, तो 43% कितना नंबर होगा? 1% है 8 नंबर, 43% है 43 गुणा 8 नंबर, 72 नंबर और चाहिए अगर पास होना है। तो पासिंग मार्क्स आ गया भी 43 गुणा 8, 400, 320 और 24, 344, 344 और 72 6 और 34 7 41, यानी कि पासिंग मार्क्स है 416, 416 पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आया? आप बोलोगे सर यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। एक और बताइएगा जरा। बनाओ, देखिए जब कोई स्टूडेंट जब कोई स्टूडेंट 28% नंबर लाता है तो 58 मार्क्स से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये आपकी बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन। ये बोला गया कि जब कोई बच्चा 28% नंबर लाता है तो 58 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी कि बॉर्डर लाइन से 58 नंबर कम आए हैं। आगे आगे ये कहा गया कि जब वो बच्चा 41% नंबर स्कोर करता है तो 6 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर 41% नंबर लाता है, 41% नंबर लाता है तो 6 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी कि दोनों बार फेल ही हो रहा है। 28% नंबर ला रहा है तो 58 नंबर से फेल हुआ,
41% नंबर ला रहा है तो 6 मार्क्स से फेल हुआ। दोनों बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है, सेम साइड है। वो जब पासिंग परसेंटेज क्या है, मैंने आपको बताया भाई, इस तरह के सवाल आते हैं तो परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। बच्चा पहले 28% नंबर ला रहा था, अब 41% नंबर ला रहा है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, घटाइए 13%। परसेंटेज में 13% का डिफरेंस है। 28% से अब 41% आए, परसेंटेज में 13% का। मार्क्स में कितना डिफरेंस है ये देखिए बेटा, 58 नंबर से फेल, अब 6 नंबर से फेल, तो 58 और 6 52, 52 का डिफरेंस है। 58 और 6 का डिफरेंस। 58 से फेल और 6 से फेल, डिफरेंस तो 52 का आ गया ना। तो 13% 52 मार्क्स के बराबर है, तो 1% है 4 नंबर के बराबर। मैक्सिमम मार्क्स पूछता 400 आ जाता। 1% है 4 नंबर, पूछे पासिंग परसेंटेज। नाउ व्हाट द पासिंग परसेंटेज, मैंने आपको बताया चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे से, चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो सवाल चाहे दूसरे से, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। दूसरे से आसान रहेगा, यहां डाटा थोड़ा इजी है, दूसरे केस से आसान रहेगा। ये देखिए, कोई स्टूडेंट 41% नंबर लाता है और 6 नंबर से फेल हो जाता है। कोई बच्चा 41% नंबर लाया, 6 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए 41% से 6 मार्क्स और चाहिए। 41% के आगे 6 नंबर और लाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं पास होगा। हमें परसेंटेज में बताना है, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में, तो 6 मार्क्स को परसेंटेज में बदल लो। 6 मार्क्स कितना परसेंट होता है मेरे भाई, अगर 4 नंबर 1% है तो 4 से 6 होता है 1.5 गुना। 4 का 1.5 गुना 6 होता है बेटा, 1.5 से गुना करिए, 1.5 चौका 6, तो 6 नंबर जो हैं, 6 मार्क्स जो हैं वो 1%, 1.5% के बराबर है। तो पास होने के लिए 41 प्लस 1.5 यानी कि 42.5% नंबर चाहिए, ये आंसर है, ए ऑप्शन। क्या आप कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है जी। ये बताइएगा 33 भी करेंगे, पहले 34 बताइए। ये सीडीएस के पेपर का सवाल है, ये सीडीएस के पेपर का सवाल है। A candidate scoring X% marks in an examination and fails by A marks. ये बॉर्डर लाइन है मेरे भाई। बोला एक स्टूडेंट X% नंबर लाता है, एक स्टूडेंट X% नंबर लाता है और A मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी कि उसके बॉर्डर लाइन से A नंबर कम आए, A मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक। While another candidate who score Y marks gets who score Y% marks get B marks more than minimum required passing marks. एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके Y% नंबर आए, एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके Y% नंबर आए हैं, उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स से B ज्यादा हैं। दूसरे कैंडिडेट के पासिंग मार्क्स से, मिनिमम पासिंग मार्क्स से B मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो एक कैंडिडेट है जो X% लाके फेल हो गया A मार्क्स से, दूसरा कैंडिडेट है जिसकी Y% आई है लेकिन पासिंग, मिनिमम पासिंग मार्क्स से, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से B अंक ज्यादा आए हैं। तो आपसे पूछा एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने, आज भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। एक बात सोचना जरा लॉजिक से, अगर कोई बच्चा X% लाके फेल हो रहा है और Y% लाके पास हो रहा है, तो यानी कि पासिंग वाले तो ज्यादा लाया होगा ना परसेंटेज, यानी कि Y% का मान X% से बड़ा होगा, क्योंकि X% पे वो फेल हो रहा है, Y% लाके दूसरा बच्चा पास हो रहा है, तो दूसरे बच्चे की परसेंटेज ज्यादा होगी। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, इतना, इतने डिफरेंस। मार्क्स में कितना डिफरेंस है मेरे भाई, मार्क्स में कितना डिफरेंस है, ये B में से -A घटाओ,
ये बी नंबर से पास, ए नंबर से फेल। बी में से माइनस ए घटाना होता है तो जुड़ जाएगा बी प्लस ए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो परसेंट में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। तो वाई परसेंट माइनस एक्स परसेंट क्या आएगा, वाई माइनस एक्स परसेंट। वाई परसेंट माइनस एक्स परसेंट, तो परसेंट कॉमन ले लीजिए। वाई माइनस एक्स परसेंट की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख लो, अच्छा लगता है। ये वाई माइनस एक्स पहुंचेगा नीचे बट्टे में, वाई माइनस एक्स नीचे पहुंचेगा बट्टे में, और मैक्सिमम परसेंटे में 100%। अधिकतम मार्क्स पूछे, अधिकतम मार्क्स होता है 100%। 100% के लिए निकालने 100 से गुणा, ये आएगा। तो 100 ए प्लस बी बटे वाई माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 100 ए प्लस बी बटे वाई माइनस एक्स। कर पाओगे, ये बताइए। करो। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी कैट के पेपर का, एमबीए के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। लैंग्वेज में बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। फाइनल एग्जाम में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% स्कोर किया। फाइनल एग्जाम में विष्णु का आया 52%, आशा का आया 64%। ठीक है, विष्णु के 52% नंबर है, आशा के 64%। अब देखिए, विष्णु के मार्क्स रमेश के मार्क्स से 23 कम है, यानी कि एक नया करेक्टर ला दिए। यही तो है। इसलिए मेरे भाई मैं आपको वही मेथड सिखाता हूं जो कभी फेल ना हो। एक नया करेक्टर ला दिए रमेश। या बॉर्डर लाइन नहीं है मेरे भाई, पर रमेश के कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। एक एग्जाम में विष्णु के 52% नंबर आए, आशा के 64% नंबर आए। विष्णु के मार्क्स रमेश के मार्क्स से 23 कम है। तो विष्णु के जो मार्क्स है मेरे भाई, विष्णु के जो मार्क्स है विष्णु के, वो रमेश से 23 कम है। विष्णु के जो मार्क्स हैं वो रमेश जितने नंबर लेके आया उससे 23 कम है, 23 कम है। और आशा के मार्क्स रमेश से 34 ज्यादा हैं। आशा के जो मार्क्स हैं, आशा इज एंड आशा इज 34 मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। आशा के मार्क्स जो हैं वो रमेश से 34 ज्यादा हैं। तो विष्णु के मार्क्स रमेश से 23 कम है, आशा के मार्क्स रमेश से 34 ज्यादा हैं। हमें यह नहीं पता रमेश के कितने नंबर आए हैं, ना जानने की जरूरत है। पूछा है गीता वो बच्ची है जिसके 84% नंबर आए हैं, बताइए उसके कितने स्कोर किया है। गीता का स्कोर क्या है, अभी मैंने समझाया। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। विष्णु के 52% नंबर आए, आशा के 64%। तो विष्णु और आशा की परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, 64% में से 52 घटाओ, 64 में से 52 घटाओ 12%। आशा के 64% नंबर है, विष्णु के 52%। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 12% का। विष्णु और आशा के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, विष्णु 23 नंबर से, विष्णु के रमेश से 23 कम है, आशा के रमेश से 34 ज्यादा है। तो मार्क्स में कितना डिफरेंस है मेरे भाई, 34 में से ये -23 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा 34 और 23 57। तो 57 नंबर का डिफरेंस है मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, ये रमेश से इतना कम है, ज्यादा तो सीधा ही मेरे दोस्तों डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 12% 57 के बराबर है। पूछा है गीता जिसके 84% नंबर आए उसके मार्क्स कितने। ये 12% की वैल्यू 57 आ गई। गीता क्या है 84%। 84% की वैल्यू कितनी है, 12 को 7 से गुणा करेंगे, आ जाएगा डायरेक्ट 84%। 84% की वैल्यू आएगी 57 का 7 गुना, यानी कि 350 और 49, 399। तो गीता के 399 नंबर आए हैं, ये आंसर है। गजब का सवाल है। ठीक है, समझ में आया बच्चे।
क्लियर है? चलो दोस्त, लास्ट करेंगे सवाल नंबर 35। 35 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 36 खुद से ट्राई करना, और अगली क्लास में आपको बताऊंगा डेविएशन मेथड। सवाल नंबर 35 मींस के पेपर का ही आया है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये मींस 2018 के पेपर का सवाल है। बताओ, अगर विष्णु के मार्क्स पूछे नहीं निकाल सकते, कांट बी डिटरमाइन। एक एग्जाम में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, परंतु सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किए। ए को सी से 272 अंक ज्यादा प्राप्त हुए, तो बी को कुल कितने मार्क्स प्राप्त हुए? बहुत बढ़िया सवाल है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन एन एग्जाम ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। ठीक है भाई, आगे की खैर मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखना। 3 लोग हैं मेरे भाई, ए बी सी। सवाल बोला एक एग्जाम में ए को बी से 10% नंबर ज्यादा मिले हैं, एंड बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। बी को सी से 20% मार्क्स ज्यादा मिले। एक एग्जाम में ए के मार्क्स बी से 10% ज्यादा हैं और बी के मार्क्स सी से 20% ज्यादा हैं। आगे ये बोला है सी के मार्क्स डी से 32% कम है। अगर इस सवाल को आगे पढ़ा जाए तो जो पूछा है वो ये कहा है, ए ऑब्टेन्ड 272 मार्क्स मोर देन सी। ए के सी से 272 नंबर ज्यादा आए, तो पूछा बी के मार्क्स कितने। यानी कि इस सवाल में केवल ए बी सी के बारे में ही पूछा गया है, बताया गया है। तो ये जो आखिरी की लाइन है, ये केवल आपका समय बर्बाद करने के लिए दी गई है कि बच्चे इसको लिखने के चक्कर में लग जाएं। भाई क्या इस सवाल में डी के मार्क्स के बारे में कुछ कहा गया? नहीं। क्या डी के मार्क्स के बारे में कुछ पूछा गया? नहीं। तो जरूरत क्या है, इसको इग्नोर करो। इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको सवाल की आखिरी लाइन से पता चल रहा है। ए को बी से 10% ज्यादा है, बी को सी से 20% ज्यादा है। ए का बेस बी है, बी का बेस सी है। डाटा आसान है, मैंने बताया 100 मान के कर लेते हैं। माना सी के 100 नंबर है, तो बी के 20% ज्यादा है, बी के 120 है। ए के बी से 10% ज्यादा है, 120 से 10% ज्यादा क्या होता है? 120 का 10% 12 होता है, 120 से 12 ज्यादा 132। तो ए के 132 मार्क्स आए हैं, 132। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए बी सी तीनों के मार्क्स का क्या आ गया? रेशियो आ गया। अगर मैं रेशियो लूंगा तो 4 से कट रहा है 132 33 बार, 4 से कट रहा है 120 30 बार, और 4 से कट रहा है 125 बार। ये ए बी सी के मार्क्स का रेशियो आ गया। मेरा यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पूछा है ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले। ये ए के मार्क्स हैं, सी के मार्क्स हैं। तो ए को सी से कितने नंबर ज्यादा मिले? 8 यूनिट। सवाल के अनुसार ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले। 8 किलो 272 है, कितने गुना? 8 तिया 24, 3 8 चौ 32, 34 गुना। 34 टाइम्स है 34 गुना। तो भाई ये 34 गुना हो रहा है। पूछा बी के कितने मार्क्स हैं? बी के मार्क्स है 30। बी के मार्क्स है 30 यूनिट, 30 यूनिट बी के मार्क्स है। तो बी के मार्क्स भी 30 का 34 गुना होगा। बी के मार्क्स आएंगे 34 तिया 102, 1020 आ जाएंगे, 1020। डी की कहीं जरूरत पड़ी? कहीं नहीं जरूरत पड़ी। नहीं, तो आप ये देख लिया करो, कभी आजकल एग्जामिनर की टेक्निक है, जरूरत से ज्यादा सवाल में इंफॉर्मेशन दे देता है, बच्चा उसमें उलझा रहता है, समय खराब करता रहता है दोस्त। ठीक है, चलो एक सवाल आखिरी, उससे खुद से ट्राई करना। इसी के साथ आज की क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट जाने। हमने परसेंटेज ब्रेक मेथड खत्म किया, और हमने एग्जाम बेस्ड जितने वैरायटी बनती है वो हमने खत्म की। मुझे लगता है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी, बहुत प्यार से मैंने समझाया। मजा आया करके? ठीक है दोस्त।